जगदीश गुप्त को सन 1997 में किस सम्मान के लिए विभूषित किया गया? तो ये सम्मान था भारत भारती। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, यानी कि लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये एक प्रदान किया जाने वाला एक साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार है। और इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। स्मृति चिन्ह के बाद अंगवस्त्र भी दिए जाते हैं, अंगवस्त्र। और इसमें 5,02,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाता है, यानी कि 5,02,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो ये रचना थी संपूर्ण रचना कर्म। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। और एक बाग देवी की एक प्रतिमा दी जाती है, कांस्य प्रतिमा, बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अगेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का नहीं है? इसमें कौन सा जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का नहीं है? तो इसमें जो सीढ़ियों पर धूप, ये इनका अगेय जी का नहीं है। बाकी हरी घास पर क्षण भर, अरी ओ करुणा प्रभामाएं, आंगन के पार द्वार, ये सभी रचनाएं अगेय जी की हैं, किंतु ये सीढ़ियों पर धूप ये अगेय जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में इन सभी का योगदान है। छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी उसमें है योगदान। प्रगतिशील लेखकों एवं संघ की स्थापना भी इसी में हुई है। मार्क्सवादी भी प्रभाव पड़ा है प्रगतिवाद पर। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य के लिए इसमें जो कथन है वो है सिद्ध साहित्य, यानी कि डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये कथन गलत है। सिद्ध साहित्य का जो साहित्य लेखन हुआ है, जो भाषा थी वो मराठी और बांग्ला, यानी कि बांग्ला भाषा, इसमें ज़्यादातर रचनाएं हुई हैं सिद्ध साहित्य की। चलिए आगे है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये किसने अध्यक्षता की थी? तो ये की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे है, निम्नलिखित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए, यानी कि कौन सा कवि पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, इनका एक क्रम निर्धारित करना है। तो इसका जो क्रम है, तो सबसे पहले हुए थे रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, तब ठाकुर हुए थे। इनके यदि जन्म के समय की बात करें तो रहीम दास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में, 1556 में, थोड़ा लिखने, 1556 रहीमदास जी का। और घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1673 ईस्वी में। और रसलीन, जिनको हम रसखान के नाम से भी जानते हैं, रसलीन का दूसरा नाम ही रसखान है, तो ये होता रसलीन का 1689 ईस्वी में, 1689 में हुआ था। और ठाकुर जो थे, जो कवि थे ठाकुर, उनका जन्म हुआ था 1735 ईस्वी में। ये इनका जन्म का काल है और यही इनका क्रम है, पहले रहीम, फिर घनानंद, फिर रसलीन, फिर ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था राधिका रमण, इनका नाम था राधिका रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित रचना है खुमाण रासो, जो कि वीरगाथा काल की रचना है ये खुमाण रासो, तो ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो देखिए, अष्टछाप के कवि में 8 कवि थे। अब 8 कवि में इसमें जो एक कवि थे वो ये नहीं थे, ये हरिदास, यानी कि स्वामी हरिदास नहीं थे। अब इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से कवि थे। तो एक तो थे सूरदास जी,
जो प्रमुख कवि थे अष्टछाप के। फिर थे कुम्भन दास जी, कुम्भन दास, और थे परमानंद दास, परमानंद दास भी थे, गोविंद स्वामी थे, गोविंद स्वामी है ना, गोविंद स्वामी, और कृष्णदास थे, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भदास। ये 8 कवि थे जो कि अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा कौन से ग्रंथ के नहीं है? तो ये नहीं है कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बाकी ये तीनों कविताएं रामविलास शर्मा की हैं। नेक्स्ट है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो ये उक्ति लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। आगे बढ़ते हैं, साहित्य जनता की प्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो इन्होंने किया है 4 कालों में। पहला था इनका वीरगाथा काल, वीरगाथा काल था। दूसरा इनका काल था भक्ति काल, और तीसरा काल था रीति काल, और चौथा काल था इनका गद्य काल। तीसरा रीति काल और चौथा था गद्य काल। ये 4 कालों में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को बांटा था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है सरहपाद को। सरहपाद को राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो इन्होंने मानी है 1400 ईस्वी। इन्होंने 1400 ईस्वी आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। आगे है, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल का वीरकाल जो नाम दिया था वो दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जबकि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे है, ऋठणेमी चरित्र नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किनके द्वारा रचित है? तो ये रचित है स्वयंभू द्वारा। आगे बढ़ते हैं, योगचर्या नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो ये लिखा गया था डोम्पी-पा द्वारा, यानी कि डोम्पी-पा जो थे कवि, उनके द्वारा योगचर्या ग्रंथ लिखा गया था। आगे है, नरपति नाल, ये नस्पति लिख गया, नरपति नाल नाल है, नरपति नाल द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है बीसल देव रासो, जो कि एक आदिकालीन यानी कि वीरगाथा काल का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली गांव में हुआ था, जो कि एटा उत्तर प्रदेश, एटा जिले में पटियाली गांव है, वहां पर हुआ था अमीर खुसरो जी का जन्म। चलिए आगे है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। आगे है, सूफियों कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? यानी कि जो सूफी कवि थे उनकी मुख्य भाषा क्या थी? तो उनकी मुख्य भाषा थी अवधी भाषा। यानी कि सूफी कवियों ने जो भाषा लिखी, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत, वो सूफी परंपरा का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और सूफी परंपरा के जो कवि थे उन्होंने प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है, तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी कि सूफी कवियों ने ज़्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी बिश्नोई संप्रदाय की। जंभनाथ जो कवि थे उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक ये रचना है मलूकदास जी की। आगे के प्रश्न में देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी कि प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम कवि प्रेमाख्यान के अंतर्गत माना है। आगे बढ़ते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इससे कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी, सबद और रमेनी, ये 3 भागों में यानी कि जो कि बीजक में संकलित हैं कबीरदास जी के, वो इन 3 में है, साखी, सबद और रमेनी के नाम से रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं,
पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो ये है परम सत्ता का प्रतीक है पद्मावत में पद्मिनी। आगे है अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहार पीर भावानंद रैदास घनासेन सुरसर की धरहारी। रामानंद के भक्तों की उपरोक्त सूची किस काव्य ग्रंथ से मिलती है? तो ये मिलती है भक्तमाल ग्रंथ से। आगे बढ़ते हैं। सीता जी की वंदना करते हुए उनको कन्या, माँ और प्रिया के रूप में किसने स्मरण किया है? तो ये स्मरण किया है तुलसीदास जी ने। आगे बढ़ते हैं। भाषा हनुमान नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाषा हनुमान नाटक हृदय राम के द्वारा लिखा गया है। आगे है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये ग्रंथ जो नहीं है वो है डी 84 वैष्णवन की वार्ता। अब जब इनका नहीं है तो फिर ये है किनका? तो ये है गोस्वामी गोकल नाथ जी का। गोस्वामी गोकल नाथ जी का ये ग्रंथ है, गोकुलनाथ, गोस्वामी गोकुलनाथ जी का है। लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद भी है। लोग कहते हैं कि ये ग्रंथ इनका नहीं है, लेकिन वास्तविक में ये ग्रंथ इन्हीं का है, गोकुलनाथ जी का। लेकिन विद्वानों में तो मत बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है? इनमें से ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें है खेल कौतुकम, ये ज्योतिष ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। कवि और बिहारी ने उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए कही थी? तो ये कही थी राजा जयसिंह के लिए, क्योंकि राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए थे, इतने रम गए थे उनके प्रेम में कि वो अपने राजकाज का ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने ये अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए, यानी कि दूसरे के आधार बना करके राजा जयसिंह को ये दोहा लिख करके भेजा था। तो राजा जयसिंह को समझ आ गया था और वो अपने राजकाज में पुनः ध्यान देने लगे थे। तो ये राजा जयसिंह के लिए बिहारी लाल जी ने ये पंक्तियां कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर दूत काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किसका है? तो भ्रमर दूत काव्य संग्रह जो है वो सत्यनारायण कबीरल जी का है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था इन्होंने घनानंद जी के बारे में। चलिए आगे है। भारतेंदु जी रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? यानी कि भारतेंदु जी ने रीतकालीन मुक्तकों का संकलन जो किया है वो किस नाम से किया है? तो ये किया है सुंदरी तिलक, यानी कि जो ग्रंथ था वो सुंदरी तिलक, उसमें इन्होंने इसका संकलन किया है। आगे है कि ओझा की पद कंजन के पंजन पे पेख पाती छाती दुहन छवे लगी हमको लिखियो है कहा हमको लिखियो है कहा हमको लिखियो है कहा कहन सवे लगी। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियां जो रचित हैं ये हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। चलिए आगे है कि नासिकेतोपाख्यान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये रचना की गई है सदल मिश्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। काशी से बनारस अखबार किसने निकाला था? ये बनारस अखबार था जो काशी से निकलता था वो किसने निकाला था? तो ये निकाला था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। आगे है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? तो बंगदूत निकाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा सब पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे। वे व्यक्ति नहीं संस्था थे, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। ये पंक्तियां जो लिखी हैं ये कथन भारतेंदु जी के संबंध में किस कवि ने लिखे हैं, यानी कि किसने लिखे थे? ये कथन किसका था? तो ये कथन था डॉक्टर रामविलास शर्मा का। चलिए आगे है यमलोक की यात्रा नामक निबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था राधा चरण गोस्वामी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रतीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा।
आगे है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आगे है आचरण की सभ्यता नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचरण की सभ्यता जो निबंध था वो अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से पूर्ण सिंह की रचना है। अध्यापक इनको सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं। तो उन्हीं की रचना है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये उपन्यास नहीं है भोजपुर का ठग। अरे भोजपुर का ठग है किसका? ये है गोपाल राम गेहमरी। गोपाल राम गेहमरी का ये उपन्यास है भोजपुर का ठग। आगे बढ़ते हैं। चौपट चपेट नामक नाटक लिखा गया। चौपट चपेट, तो ये नाटक लिखा था पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। चौपट चपेट नाटक। आगे है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में से किस कृति में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसका उत्तर है साकेत। यानी कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की वो कृति थी, वो रचना थी जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो मृगनयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। आगे है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1929 ईस्वी में। चलिए आगे है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किसे मानवतावादी समालोचक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आगे बढ़ते हैं। साकेत को जीवनवादी निम्नलिखित में से किसने कहा है? साकेत जो कि एक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, तो उसको जीवनवादी काव्य निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्राध्यापकी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। ये पूर्ण सिंह यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी प्राध्यापकी आलोचना के प्रवर्तक हैं। आगे है विप्लव का वीर निराला ने किसे कहा है? तो विप्लव का वीर निराला ने बादल को कहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति है? ये जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनमें अंतिम कृति उनकी कौन सी है ये बताना है। तो ये है कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम कृति है, इनकी अंतिम रचना है। अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो विचार और वितर्क का प्रकाशन हुआ था 1945 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली को किसकी प्रतिनिधि पंक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा की पंक्ति है ये। आगे है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 ईस्वी में। अब दूसरा तार सप्तक का जो संपादन किया गया था 1949 ईस्वी में, जबकि प्रकाशन किया गया था 1951 ईस्वी में। और ये अगेय जी द्वारा प्रकाशन किया गया था। अगेय जी मतलब सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय द्वारा। तो 1951 में इसका प्रकाशन किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ से इसका प्रकाशन हुआ था। और जो दूसरे तार सप्तक के कवि थे उनमें भवानी प्रसाद मिश्र कवि थे और शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती, ये 7 कवि थे दूसरे तार सप्तक के। आगे बढ़ते हैं कि कुआनो नदी किसका काव्य संकलन है? कुआनो नदी किसका काव्य संकलन है? तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संकलन है कुआनो नदी। आगे है कि निम्नलिखित में से राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा है? तो इसमें राही मासूम रजा का उपन्यास जो है वो आधा गांव है, मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास, और गंगा मैया जो है वो है भैरव प्रसाद जी का, भैरव प्रसाद गुप्त का, और धरती जो है वो है त्रिलोचन का उपन्यास। और ये जो आधा गांव है ये है राही मासूम रजा का उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का जिक्र अंगुत्तर निकाय में हुआ है? तो ये हुआ है सिंह सेनापति में। चलिए आगे है कि मित्रों मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मित्रों मरजानी जो रचना है वो कृष्णा सोबती की रचना है। आगे है स्वातंत्र्योत्तर भारत का पहला हिंदी नाटक जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर यानी कि बहुत ही अच्छा मध्यम वर्गीय एक परिवार की एक महिला और उसके ऊपर जो टूटता परिवार है, बिखरते हुए परिवारों के ऊपर एक बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है ये नाटक, जो कि है आधे अधूरे मोहन राकेश का बहुत ही अच्छा नाटक है। पढ़ के देखना उसको, बड़ा ही आनंददायक नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी गुजराती भाषा में। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ये एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है, और ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? तो ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय जी ने। इनका पूरा नाम है अगेय जी का। आगे बढ़ते हैं कि रसात्मक वाक्य को काव्य की आत्मा निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो ये कहा है कविराज विश्वनाथ ने। चलिए आगे है कि वक्रोक्ति ही काव्य है, यह किस आचार्य का मानना है? तो ये है आचार्य कुंतक का मानना है कि वक्रोक्ति ही काव्य है। चलिए अगला है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो बीभत्स का भी जुगुप्सा स्थायी भाव है। आगे है संविधान में कब से सरकारी कामकाज को हिंदी में करने का आश्वासन दिया गया था? तो ये दिया गया था 1965 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, इसमें शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है कि शुद्ध वर्तनी को अधोपतन ऐसा लिखा जाता है कि आधापतन लिखा जाता है, अधपतन लिखा जाता है, आधापतन लिखा जाता है। इनमें शुद्ध कौन सा है? तो इसमें शुद्ध है अधःपतन लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें है, क्या कवित्री ऐसा लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। क्या बी जैसा लिखा जाता है? कवित्री नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सी जैसा लिखा जाता है, कवित्री। कवि इत्री कवि यानी कि ये मात्रा तो इसमें होती नहीं है, ये कव इत्री होता है, कव इत्री। ये भी गलत है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है जो कि बड़ी की लगती है, तो इसमें सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई त्वा ता पन हट आदि जो प्रत्यय के रूप में शब्द के अंत में पड़ते हैं, चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार, यानी कि इन चिन्हों आदि चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार की संज्ञा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा में इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक का चिन्ह है? तो इसमें है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के में ये सब दिए गए हैं। तो कर्ता ने इसका व्यक्ति चिन्ह है, यानी कि कर्ता का कारक चिन्ह ने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, लेकिन वो कब किया था? तो ये किया था 1947 ईस्वी में। देवनागरी लिपि का दोष यह है कि इसमें ध्वनियों का क्या होता है? पूर्व विश्लेषण होता है, अर्ध विश्लेषण होता है, पूर्ण विश्लेषण होता है। पूर्ण विश्लेषण होता है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, और इसमें है गुण संधि। गुण संधि का ये उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद कीजिए। तो निश्चल का संधि विच्छेद है निह धन छल, यानी कि इसका ए राइट आंसर है, और ये है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो कालिदास का जो प्रिय अलंकार था वो उपमा अलंकार, यानी कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से भारवी विरचित ग्रंथ का चयन कीजिए। अब भारवी ये थोड़ा संस्कृत साहित्य से मैंने प्रश्न उठाया है, ये संस्कृत साहित्य का प्रश्न है। तो इसमें भारवी जो है वो संस्कृत कवि हैं,
तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है किरातार्जुनीयम। ये भारवी द्वारा एक रचित संस्कृत साहित्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम कितने अंकों में विभाजित है? ये भी संस्कृत साहित्य से लिया गया है प्रश्न। तो इसके कितने अंक में विभाजित किया गया है उत्तर रामचरितम को? तो ये है 7 अंकों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिदिनम में प्रयुक्त समास है। प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम में अव्यय भाव समास है, यानी कि जो भी अव्यय भाव समास होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से समूह में सभी शब्द हुतासन के पर्यायवाची हैं? अब हुतासन का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि हुतासन मीन्स होता क्या है। असल में हुतासन का अर्थ होता है आग। आग को हुतासन कहते हैं, आम नहीं है भाई, ये आग। हुतासन का अर्थ होता है आग। अब इन सब में आग के पर्यायवाची कौन से हैं? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, आग, पावक, अनल। अब ये अनल है, यदि हम इसमें ई की मात्रा लगा दें तो ये हवा बन जाएगी, यानी कि ये अनल माने आग होता है, और इसी में यदि हम अनिल कर दें तो ये वायु का पर्यायवाची बन जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका सी है, आग, पावक, अनल ये हुतासन के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आमिष का विलोम शब्द क्या है? तो आमिष का विलोम शब्द क्या सानिस है, निरामिष है, मांसाहारी, शाकाहारी? ये नहीं, इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, आमिष का निरामिष होता है। आमिष मतलब मांस युक्त, निरामिष मतलब बिना मांस के। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्यरत हो उसको एक शब्द में उत्तर देना है, तो वो है स्थानापन्न। स्थानापन्न उसे कहते हैं जो दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वह है भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो, तो उसको कहते हैं अन्योदर, माने अन्य उदर। इसका मतलब होता है दूसरा पेट। अन्न माने दूसरा और उदर माने पेट, यानी कि दूसरे के पेट से जन्मा हुआ जो भाई होता है वो अन्योदर होता है। कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना इसका मतलब है लज्जित होना, नहाना, कांपना, सर्दी लगना ये नहीं है, इसका मतलब होता है लज्जित होना। चलिए आगे के प्रश्न में देखते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका क्या अर्थ है? क्या कवि बहुत तर्कशील होते हैं? नहीं है इसका उत्तर। कवि बहुत भावप्रवण होते हैं? इसका ये भी उत्तर नहीं है। कवि बहुत विचारशील होते हैं? ये भी नहीं है। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं? ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका उत्तर है कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका क्या अर्थ है? तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित होकर बेकार रहना? नहीं। योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना? बिल्कुल सही है। योग्य होने के बाद भी छोटे स्तर का कोई मजबूरी होती है, कोई व्यवस्था होती है, उसकी वजह से निम्न स्तर का कार्य करना ही पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका सही अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग और आ, त और ई को जोड़कर बनने वाला शब्द है। तो देखिए गा में आ मिलाएंगे तो इसमें ये आ मिल गया, और ता में ई मिलाएंगे तो इसमें ये हो गया। इसका मतलब है इसका राइट आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप कौन सा है? क्या 77 लिखा जाता है? क्या 77 लिखा जाता है? कि 77 लिखा जाता है? या 77 लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 77 लिखा जाता है, 77 नहीं लिखा जाता है। 77 बोल देते हैं लेकिन शुद्ध उसका जो रूप है वो है 77। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पति का पर्यायवाची क्या होगा? तो पति का पर्यायवाची यहाँ पर होगा कांत। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द द्विज का अर्थ नहीं देता है? इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो द्विज का अर्थ देते हैं, कि उन्हें द्विज कहते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो द्विज नहीं कहा जाता है, वो है दांत। दांत को द्विज नहीं कहते हैं, आंत को द्विज कहते हैं। आंत द्विज होता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं और पक्षी को भी द्विज कहते हैं, जबकि दांत को द्विज नहीं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है?
संगीत की माधुर्यता सबका मन मोह लेती है। देखिए माधुर्यता गलत है इसमें, क्योंकि माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है ये, माधुर्य होता है। अब माधुर्य का मतलब होता है मन को मोह लेने वाली बात, तो माधुर्य होता है, माधुर्यता नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो भी यानी कि माधुर्यता में गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कामायनी हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें जो कामायनी शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? तो एक कामायनी एक नाम है, प्रॉपर एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे के प्रश्न को देखते हैं कि भूखे मनुष्य को भोजन चाहिए, वाक्य में विशेषण कौन सा है? क्या भूखे भोजन मनुष्य या चाहिए? तो इसमें जो उत्तर है वो है भूखे, यानी कि मनुष्य कैसा है? मनुष्य भूखा है, मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण जो शब्द है वो भूखे शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की जननी है, तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा ही है, लेकिन कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी की जन्मदात्री मानते हैं, जबकि सही बात तो यही है कि हिंदी की जन्मदात्री जो जननी है वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही निकलकर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। पूर्ण पुनरुक्त मतलब पूरी तरह से पुनरावृत्ति हो रही हो उस शब्द की, उसे हम कहते हैं पूर्ण पुनरुक्त शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है, तो देखिए सीधा साधा, इसमें तो पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही। अन्न वस्त्र, इसमें भी नहीं हो रहा, धीरे धीरे में हो रही, जो धीरे है वही आगे भी धीरे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, धीरे धीरे पूर्ण पुनरुक्त शब्द है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। परसर्गों के प्रयोग पर आधारित उदाहरण नहीं है। तो देखिए परसर्ग का प्रयोग इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, किसी ना किसी रूप में ये तीन एक जैसे हैं, जबकि ये सी वाला ये पुनरुक्त का उदाहरण है, पूर्ण पुनरुक्त शब्द है। ये कैसे कैसे, जैसा कैसे ये भी कैसे, तो ये पूर्ण पुनरुक्त शब्द है, जबकि इनमें सब में परसर्ग लगा हुआ है। भग्न हृदय शब्द वाक्यांश से बना है, कौन से वाक्यांश से ये भग्न हृदय शब्द बना हुआ है? तो ये बना हुआ है जिसका हृदय टूट चुका हो, इसी का एक शब्द में उत्तर है भग्न हृदय, जिसका हृदय टूट चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिंदी में तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय जो हिंदी में होते हैं वो होते हैं 8। अब ये 8 होते कौन से हैं? एक होता है मत, बत, इन, तर, ये हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं। तम, मैं, आ और इक, ये 8 प्रत्यय, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रत्यय हिंदी के तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुदेश शब्द में कु उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये हिंदी भाषा का है कु उपसर्ग। चलिए आगे है कि दो अक्षरों के मेल से कहा जाता है, यानी कि दो अक्षरों के मेल को क्या कहा जाता है? दो अक्षरों के मेल को या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि इसमें शब्दों का मेल होता है समास में, और संधि में वर्णों अथवा अक्षरों का मेल होता है। वर्ण अक्षर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई है और अक्षर में एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। जैसे का है तो का इसको हम अक्षर बोलेंगे, वर्ण नहीं बोलेंगे, ये अक्षर है। अब यदि इसको हम तोड़ दें तो अब ये का वर्ण में का अक्षर में दो वर्ण हो गए, ये देखिए एक का वर्ण हो गया और एक आवर्ण हो गया, यानी कि ये दो वर्ण का अक्षर में हो गए। तो इसलिए अक्षर और वर्ण में कंफ्यूजन मत पैदा करना, क्योंकि हिंद जो संधि है, संधि में दो वर्णों का भी मेल हो जाता है और दो अक्षरों का भी मेल हो जाता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो में कारक कौन सा है? तो इसमें जो कारक है वो है संबोधन कारक। हे लगा हुआ है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए संबोधन कारक है। चलिए आगे है कि अवसरवादिता अर्थ किस लोकोक्ति से निकलता है? तो अवसरवादिता जो निकलता है वो निकलता है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ये अवसरवादिता के ऊपर ये
लोकोक्ति कही जाती है। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो यानी कि एक को देखकर दूसरा भी वैसा हो जाता है, इसका ये अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ ये हो जाता है अजीब या बेढंगा होना। मतलब तीतर और बटेर दोनों को यदि ये, क्योंकि अलग अलग दोनों प्राणी है, दोनों को मिला दो तो एक जैसे अलग लगेंगे, बेढंगे लगेंगे। तो आधा तीतर आधा बटेर, बेढंगा होना। और आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो धनवान भी हो, ये उसका अर्थ है आंख का अंधा गांठ का पूरा। तो अवसरवादिता के लिए जो सही उत्तर है वो है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी बड़े किसी बड़े अंश, यहाँ पर है अंश, ये दोष गलत छप गया है, अंश है यहाँ पर, यानी कि किसी बड़े अंश को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह क्या होता है? जैसे मान लो हमको डॉक्टर लिखना है, तो ये छोटा सा लाघव चिन्ह ऊपर लगा देते हैं। ये शून्य नहीं होता है, ये लाघव चिन्ह होता है, ये थोड़ी लाइन के ऊपर रहता है लाघव चिन्ह, ये ऐसे। अब ऐसे जीरो ऐसी होती है, तो जीरो का मतलब ये होता है कि जीरो एकदम क्षैतिज दूरी पे लगाई जाती है, तो ये इधर नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है लाघव चिन्ह, और जीरो से थोड़ा छोटा होता है, तो ये इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। किसी को संक्षेप में लिखना, कोई अंश थोड़ा सा बड़ा है उसको संक्षेप में लिख देना, तो वो लाघव चिन्ह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नटवर है अनुपम तव माया, सकल चराचर एक सूत्र में तूने बांध नचाया। तो यहाँ पर जो रस है वो है अद्भुत, ये इसमें रस पूछ रहा है, तो वो है अद्भुत रस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और इस सत्र का ये लास्ट प्रश्न है। कोयल तो मतवाली है पर झूम रही है आम्र बोर बोर। देखिए कोयल मतवाली है, मतवाली तो कोयल हो रही है, लेकिन झूम रही है आम की बोर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है असंगति अलंकार, क्योंकि इसकी एक दूसरे की संगति नहीं है। अगर मतवाली कोयल है तो सिर्फ कोयल को ही झूमना चाहिए, बोर को नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि मतवाली तो कोयल है, तो इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य हो जाता है।